नमस्कार दोस्तों, एजुकेयर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम कॉमर्स यूजीसी नेट के जो सेकंड पेपर हैं उसमें क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के चरण, स्तर और व्यापार सृजन पथांतरण, क्षेत्रीय व्यापार समझौता, ईयू, आसियान, सार्क, नाफ्टा से संबंधित बिंदुओं पर बातें करेंगे और अपन समझने की कोशिश करेंगे इनको। और यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली दोस्तों, क्योंकि इसमें एकदम शॉर्ट और स्वीट और एकदम इम्पोर्टेंट नोट्स को बनाकर इस क्लास को तैयार किया गया है। तो इस क्लास को आप देखें, क्योंकि यह आपके कॉमर्स विषय से संबंधित यूजीसी नेट या फिर अन्य कोई भी परीक्षा है जहाँ पर ईयू, आसियान, सार्क, नाफ्टा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों के लिए बहुत ही आवश्यक क्लास है। और यहाँ से इस क्लास में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आगे चलते हैं, हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय एकीकरण के प्रकार क्या होता है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रकार क्या होता है या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण होता क्या है, पहले एक बार आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है मित्रों। देखो क्या होता है, बहुत सारे जो देश होते हैं वो देश आपस में एक व्यापार करते हैं। आपस में व्यापार करने के लिए उन्हें बहुत सारी बाधाएं आती है। उन बाधाओं को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, आपस में कुछ समझौते करते हैं और उन समझौतों को ही क्या करते हैं, कहते हैं आर्थिक एकीकरण कहते हैं। उन समझौतों को क्या कहते हैं, आर्थिक एकीकरण। ऐसे ही कुछ ग्रुप बने हुए हैं, कुछ समझौते बने हुए हैं, उनके मध्य में एक समझौते हो रखे हैं दोस्तों। ये क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रकारों में एक प्रकार होता है क्षैतिज एकीकरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर एकीकरण। क्षैतिज एकीकरण जिसे अपन हॉरिजेंटल इंग्लिश में बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल बोल सकते हैं। क्षैतिज हॉरिजेंटल में मतलब प्रतियोगियों के एकीकरण की बात की जाती है। इसमें आपस में प्रतियोगी, जो दो प्रतियोगी होते हैं उनके एकीकरण की बात की जाती है। और जबकि ऊर्ध्वाधर या जिसे वर्टिकल एकीकरण इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसके अंतर ग्राहकों तथा के साथ साथ आपूर्तिकर्ताओं के संयोजन की बात की जाती है। ग्राहक प्लस क्या हो, एक आपूर्तिकर्ता, इनके संयोजन की बात की जाती है वर्टिकल। एक हॉरिजेंटल होता है जिसमें दो जनों के क्या होता है, दो जनों के प्रतियोगियों के एकीकरण की बात की थी। ये जो था ये क्षेत्रीय एकीकरण के प्रकार का था। क्षैतिज एकीकरण होता है, इसके अंदर प्रतियोगी के एकीकरण की बात होती है। एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन जिसके अंदर ग्राहकों के साथ साथ आपूर्तियों के एकीकरण की बात होती है। फिर आता है क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के चरण क्या होता है मित्रों। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के चरण को बताइए, जिसमें आपको ऑप्शन में ये चरण दे देंगे और फिर आपको उसका मिलान करना होगा, सही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले जो होता है क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के चरण के अंतर्गत PFA होता है। PTA क्या होता है, PTA प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या एरिया, जिसमें अंतर्गत अधिमान्य व्यापार क्षेत्र, इस तरह का एक एकीकरण होता है। सबसे पहला चरण इसका ये होता है। दूसरा चरण होता है उसका FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर होता है सीमा शुल्क संघ, साझा बाजार, उसके बाद साझा बाजार, फिर आर्थिक संघ, फिर आर्थिक मौद्रिक EMOU, फिर पूर्ण आर्थिक एकीकरण होता है। इस तरीके 7 चरणों में बटा हुआ। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं PT के बाद FTA, CU, CM मतलब कॉमन मार्केट, फिर EU, फिर PU, ठीक है ना, PU। इस तरीके से ये एक एकीकरण के चरण हो गए। तो ये आर्थिक एकीकरण का चरण आपको याद रखना है। अधिमान्य व्यापार क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र, सीमा शुल्क संघ, साझा बाजार, आर्थिक संघ, आर्थिक और मौद्रिक संघ और पूर्ण आर्थिक एकीकरण। उसके बाद है व्यापार सृजन एवं प्रथांतरण क्या होता है। व्यापार सृजन और प्रथांतरण क्या होता है। व्यापार सृजन का मतलब होता है व्यापार में वृद्धि को होना। कोई व्यापार आज मान लो 1000 रुपये का हो रहा है और उस व्यापार को अब 2000 रुपये का होने लगा, तो ये व्यापार का सृजन हुआ, वृद्धि हुई व्यापार के अंतर्गत। और व्यापार का पथांतरण क्या होता है दोस्तों, मान लो एक अपना देश है भारत, अपना देश है भारत, वो 2 जगह से, चीन से और अमेरिका से
क्या कर रहा है, आयात कर रहा है, चीन से कम आयात खर्च कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसको किसी कारणों से, किन्हीं समझो से, कुछ टैरिफ समझौतों के कारण अमेरिका से माल मंगवाना पड़ रहा है, मतलब आयात करना पड़ रहा है। लेकिन इसकी लागत क्या हो रही है, उच्च हो रही है। लागत क्या हो रही है, उच्च, लागत उच्च हो रही है, लागत उच्च हो रही है। तो इस तरीके से जब अपन व्यापार को चेंज करते हैं, व्यापार के पथ का चेंज करते हैं कि भाई जब अपन किसी एक देश की जगह किसी दूसरे देश से मंगवाते हैं, आयात करते हैं, तो ये पथांतरण हुआ। और उसमें क्या हुआ, टैरिफ समझौतों के कारण अपन ऐसा चेंजेस करते हैं। अपन ऐसा चेंजेस क्यों करते हैं, टैरिफ समझौतों के कारण ऐसा चेंजेस अपन करते हैं। तो ये क्या दिखा हुआ, व्यापार का पथांतरण तब होता है जब टैरिफ समझौतों के कारण आयात कम लागत वाले देशों से उच्च लागत वाले देशों में स्थानांतरित हो जाता है। फिर होता है आसियान। अब आर्थिक इंटीग्रेशन के अंतर्गत एक आसियान समझौता है या आसियान एसोसिएशन है, इसके अंतर्गत एक आर्थिक समझौता हो रखा है, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है, आसियान का पूरा नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको याद रखना है। फिर होता है मेंबर, इसमें मेंबर 10 हैं, जिसमें से 5 तो है संस्थापक और 5 है अन्य। कितने हैं संस्थापक सदस्य, कितने हैं संस्थापक सदस्य, 5 है इसमें। और संस्थापक सदस्यों का नाम याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, IFS MTH, IFS MTH, MDH नहीं दोस्तों, MTH याद रखना है। IFS बना मीठा, MDH वाला या MTH वाला याद रखना आपको, ठीक है ना, MTH, IFS MTH। I फॉर इंडोनेशिया, F फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर, M फॉर मलेशिया, TH फॉर थाईलैंड, IFS MTH, IFS MTH। ये 5 देश जो हैं संस्थापक सदस्य हैं, किसके, अपने या आपके नहीं है, मेरे या आपके संस्थापक सदस्य नहीं है, ये आसियान के संस्थापक सदस्य हैं। किसके हैं ये संस्थापक सदस्य, आसियान के। और आसियान का पूरा नाम क्या है मित्रों, रिपीट करो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आंख बंद कर याद करो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको आपको याद हो गया आपको। अब इसके आपको मैंने बताए हैं 10 सदस्य देश होते हैं, उसमें से 5 सदस्य देश तो हैं संस्थापक सदस्य। उसकी शॉर्ट की बताई मैंने, शॉर्ट की ट्रिक बताई मैंने, IFS MTH याद रखना है। MTH वो MDH नहीं है, MTH याद रखना है आपको, IFS MTH, IFS बना MTH वाला। तो आपको I फॉर इंडोनेशिया, F फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर, M फॉर मलेशिया, TH फॉर थाईलैंड याद रखना है। उसके अलावा 5 सदस्य और हैं, उन 5 सदस्यों के नाम आपको याद रखना है, BVMLC, BV मांगीलाल चौधरी की, याद क्या रखना है आपको, BV मांगीलाल चौधरी की। आप ये BV मांगीलाल चौधरी की याद रखना है आपको। तो B फॉर ब्रुनेई, B फॉर ब्रुनेई, V फॉर वियतनाम, B फॉर ब्रुनेई, V फॉर वियतनाम। फिर M फॉर म्यांमार, L फॉर लाओस, C फॉर कंबोडिया लास्ट में जुड़ा था 1999 में। प्रश्न दोस्तों यहाँ से बन सकता है, इनमें से कौन सा संस्थापक सदस्य नहीं है या इनमें से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। इसलिए आपको इन देशों के नाम याद रखना है, आपको याद रख के ही जाना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। और ऐसे प्रश्न आपको फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 10 नाम ऐसे याद होते नहीं हैं और याद करने के लिए आप किसी न किसी ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसीलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, IFS MTH BVMLC, IFS MTH BV मांगीलाल चौधरी की। तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा ये। उसके अलावा आपने I फॉर आपने इंडोनेशिया पढ़ा, F फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर, M फॉर मलेशिया, TH फॉर थाईलैंड। फिर BV मांगीलाल में B ब्रुनेई, V वियतनाम, M म्यांमार, L लाओस, C कंबोडिया जो 1999 के अंतर्गत अटैच हुआ है इसके साथ। फिर अब आसियान के जो हैं हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में आया हुआ है। जकार्ता एक स्थान का नाम जो इंडोनेशिया के अंतर्गत आया है। ऑप्शन में देशों का नाम भी आ सकता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
आसियान का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में भी कहाँ है, जकार्ता में। अब इसके गठन की बात होती है। इम्पोर्टेंट सारे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, आपको एक भी बिंदु को चूकना नहीं है, सारे बिंदु याद करने हैं आपको। इसका जो गठन है, गठन हुआ है 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में हुआ है। किसका गठन हुआ है, आसियान का गठन हुआ है। कब हुआ, 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड घोषणा के तहत हुआ। बैंकॉक थाईलैंड घोषणा के तहत हुआ। फिर क्या हुआ, 23 जुलाई जो है, 23 जुलाई 1996 में, 23 जुलाई 1996 से भारत को जो है आसियान का क्या कर का पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्राप्त है। भारत को आसियान का पूर्ण वार्ताकार का दर्जा कब प्राप्त हुआ है, 23 जुलाई 1996 को प्राप्त हुआ है। पूर्ण वार्ताकाल वाले और अन्य देश कौन से हैं, तो अमेरिका, चीन, रूस है और एक भारत है। तो प्रश्न आ सकता है आसियान के अंतर्गत पूर्ण वार्ताकार का देश कौन सा है, कौन सा नहीं है। इसमें अमेरिका, चीन, रूस, भारत ऑप्शन दिए जा सकते हैं। फिर ऐसे अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, ए बी सी, तीनों ए बी सी डी चारों, इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जैसा आपके यूजीसी नेट में बनते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं, वहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। फिर आपके सदस्य देश जो है उसकी राजधानी में इसका एक सचिव रहता है। सदस्य देश की राजधानी में इसका एक क्या रहता है, सचिव रहता है। महासचिव का पद प्रत्येक 2 वर्ष के अंतर्गत बदलता है। इसमें एक महासचिव होता है। आसियान के अंतर्गत कौन बैठता है, एक महासचिव बैठता है। और महासचिव जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष में बदलता रहता है। अब आसियान को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर इसका नाम देख लो, अजीबोगरीब नाम आपको याद रखना पड़ता है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इस तरीके से जब यूजीसी नेट कॉमर्स वाले हिंदी में देते हैं ना, तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। और हिंदी के अंदर थोड़े कन्फ्यूजन होता है, उनको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए और हिंदी दोनों में उसको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसका मतलब है सार्क, SARC, सार्क, ठीक है। फिर अध्यक्ष जो है इसका 2022 के अंदर कंबोडिया है। फिर महासचिव इसका लिम जोक होई है, लिम जोक होई। देखो इसका क्या है, पूरा नाम है HE डाटो लिम जोक होई, HE को डाटो लिम जोक होई, और ये महासचिव है। फिर आसियान की जो चेयरमैनशिप जो है 2022 में तो कंबोडिया करेगा, जैसा ये बता रखा है मैंने। फिर 2021 में जिसके ब्रुनेई ने की, 21 में किसने की, ब्रुनेई ने की है। और आसियान जो है, आसियान का जो एक्ट है या आसियान की जो एक लाइन जो है, टैगलाइन जो थी 2022 की, क्या थी, 2022 की क्या होने वाली, आसियान एक्ट एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर, आसियान एक्ट एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर। फिर है भारत और आसियान का 18वां शिखर सम्मेलन जो है 28 अक्टूबर, भारत और आसियान का 18वां शिखर सम्मेलन 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत आसियान मैत्री वर्ष कब घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया, कौन से वर्ष को घोषित किया गया है, तो 2022 को घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 28 अक्टूबर 2021 की आयोजित हुई वार्ता, वर्चुअल वार्ता के अंतर्गत किया गया। किसने किया भाई, PM नरेंद्र मोदी ने इसको घोषित किया है। वर्ष 2022 आसियान और भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। फिर आया भारतवर्ष। भारत जो है वर्ष 1992 में आसियान का क्षेत्रीय वार्ताकार साझेदार बना, 30 वर्ष पूरे होने को है। आसियान का जो है रीजनल जो वार्ताकार का तो 1992 में बना। फिर अपन ने एक पढ़ा था 1996 में आसियान जो है 1996 में आसियान जो है रीजनल फोरम का सदस्य भी बना। आसियान रीजनल फोरम, आसियान के अंदर एक रीजनल फोरम होता है, आसियान रीजनल फोरम, उसके अंतर्गत 1996 के अंतर्गत भारत क्या बना, सदस्य बना। 1992 में आसियान में क्षेत्रीय वार्ताकार का दर्जा प्राप्त हुआ है। फिर वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष भारत और आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2000 से इस तरीके से 30 वर्ष पूरे हुए हैं। भारत और आसियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ, 13 अगस्त 2009 को हुआ, 13 अगस्त 2009 को हुआ।
लक्ष्य 2022 का लक्ष्य क्या है? $200 मिलियन का व्यापार करना है, $200 बिलियन का व्यापार करना है। इस तरीके से अपन ने जो है दोस्तों आसियान को पढ़ लिया, अपन ने आसियान को पढ़ लिया है, आसियान को अपन ने पढ़ लिया है। दोस्तों क्षमा करना, मैंने यहाँ पर सार्क बोल दिया था, सार्क नहीं आसियान है, आसियान, ठीक है। यूरोपीय संघ बहुत ही इम्पोर्टेंट संघ है। यूरोपीय संघ अमूमन कई परीक्षा में जहाँ यूरोपीय संघ टॉपिक में होता है वहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने सम्मिलित किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स को जो है यूरोपियन यूनियन के नोट्स को मैंने सम्मिलित किया है। आप ज़रूर इसको देखें और ढंग से इसको पढ़ कर जाए। इस वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार पढ़े और आप इसको रटे, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें हैं, आपको याद रखने वाली चीज़ें याद करनी पड़ेगी दोस्तों, ये बार बार याद करनी पड़ेगी क्योंकि भूल जाते हैं। देखो यूरोपियन यूनियन की जो कहानी है कहाँ से चालू होती है, देखो 1951 में पेरिस संधि हुई, 1951 में एक पेरिस संधि हुई जिसके तहत ECSC यूरोपियन कोल स्टील कम्युनिटी की स्थापना हुई। सबसे पहले इसका जो इतिहास में अगर जाते हैं, इतिहास में जाते हैं तो 51 के अंतर्गत 1951 के अंतर्गत पेरिस संधि हुई, जिसके अंतर्गत जो है यूरोपियन कोल एंड स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, जिसमें 6 राज्य 6 देश जो हैं इन्होंने स्थापना की, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्सबर्ग, जिसकी जो अपन ने शॉर्टकट की बनाई है, इसकी यह ट्रिक बनाई है FJI BNL, BSNL नहीं याद रखना है, FJI BNL, FJI BNL, BSNL नहीं, FJI BNL याद रखना है। संस्थापक सदस्य थे 6 संस्थापक सदस्य। 1951 में पेरिस संधि हुई, ठीक है ना, उसमें यूरोपियन कोल स्टील कम्युनिटी की स्थापना की। 6 देश थे इसमें FJI BNL में, F फॉर फ्रांस, J फॉर जर्मनी, I फॉर इटली, B फॉर बेल्जियम, N फॉर नीदरलैंड, L फॉर लक्सबर्ग, ठीक है। और उससे के बाद यही जो 6 सदस्य देश थे, यही 6 सदस्य देश जो थे उन्होंने ECSC की स्थापना के करने के बाद, यूरोपियन कोल स्टील कम्युनिटी की स्थापना करने के बाद इनसे प्रेरित हुए, और प्रेरित होने के बाद 1957 में रोम संधि के तहत यूरोपियन आर्थिक समुदाय EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी या यूरोपीय साझा बाजार, पहले तो इसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर इसी को यूरोपियन कॉमन मार्केट 1 जनवरी 1958 को इसने कर दिया। 1957 में तो इन्होंने ECSC से प्रेरित होकर EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की। फिर 1958 के अंतर्गत जनवरी 1958 में EEC का नाम बदलकर इन्होंने यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM रख दिया दोस्तों। तो संस्थापक सदस्य, ये संस्थापक देश कितने थे? इसमें 6 देश थे EU के अंतर्गत, ठीक है। फिर एक मैस्ट्रिच संधि हुई, कब हुई? 1991 में ही, और 1991 को ही दोस्तों क्या है, इसका स्थापना वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि फिर इसके अंतर्गत यूरोपीय EU नाम रखा था इसका। जो EEC और ये जो बना था ग्रुप, EEC ग्रुप जो बना था इसका, EEC और ECM जो ग्रुप बना था, EEC 1957 में, ECM जो 1958 में बना, ये दोनों मिलकर फिर क्या हुए, उसके बाद में दोस्तों इन्होंने EU नाम रख दिया। कब? 1991 के अंतर्गत एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई? मैस्ट्रिच संधि हुई। मैस्ट्रिच संधि के अंतर्गत इन्होंने यूरोपियन समुदाय का नाम बदलकर यूरोपियन संघ EU कर दिया, तथा इस यूनियन में एक ही मुद्रा यूरो चलाने का निर्णय लिया गया। याद रखना है, यूरोपियन संघ की मुद्रा कौन सी है? यूरो है। यूरोपियन संघ का स्थापना वर्ष 1991 है। कौन सी संधि के तहत? मैस्ट्रिच संधि के तहत, ठीक है। यह संधि 1 नवंबर 1993 को माना जाता है। इसका जो इस संधि का जो एक्चुअल में ये संधि 1991 में हुई थी, लेकिन इस संधि को जो है लागू किया गया था 1 नवंबर 1993 के अंतर्गत, और इसलिए EU का स्थापना वर्ष 1993 को माना जाता है। दोस्तों माफ़ करना, क्षमा करना, भूल गया था मैं या नोट्स को पढ़ते पढ़ते, और आपको 1993 याद रखना है। और इस समय जो है 12 सदस्य देश थे 1993 के अंतर्गत। इसके सदस्य देश कितने थे? 12 सदस्य देश थे।
वर्ष 2004 के अंदर नाइस ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा विस्तार हुआ और एक साथ पूर्वी यूरोप के 10 सदस्य देश, पहले 12 थे अब 10 और इसके अंतर्गत जुड़ गए। ठीक है, यूरोपियन संघ में वर्तमान में अंतिम देश 2013 में 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया शामिल हुआ। क्रोएशिया कब शामिल हुआ? 2013 में शामिल हुआ है। यूरोपियन यूनियन में सदस्यों की संख्या 28 थी, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन इस संघ से बाहर हो गए हैं, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया। देखो, वैसे तो यूरोपियन यूनियन की सदस्यों की संख्या 28 थी, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन इससे बाहर हुआ, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया। अब जो है 27 हैं सदस्य देशों के। अगर प्रश्न आ जाए यूरोपियन यूनियन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 27 है। और हाल ही में कौन सा देश आउट हुआ इससे? ब्रेक्जिट, ब्रिटेन, जिसे ब्रेक्जिट बोला। EU की 24 ऑफिशियल भाषा है, इसमें अंतिम 2013 में क्या है? क्रोएशिया जुड़ी थी। कुछ फैक्ट है इसके यूरोपियन यूनियन के। इसमें यूरोपियन की स्थापना जो 1 नवंबर 1993 को मैट्रिस संधि के तहत मानी जाती है। मुद्रा यूरो है। सदस्य देशों की संख्या 27 है। मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। फिर यूरोपियन संघ की संरचना के बारे में अगर बात करें तो यूरोपियन परिषद होती है, यूरोपियन संघ की सर्वोच्च संस्था होती है, जिसकी वर्ष में 4 बैठक होती हैं। यूरोपियन परिषद, एक यूरोपियन परिषद होती हैं। यूरोपियन परिषद में जो है यूरोपियन संघ की ये सर्वोच्च संस्था है और जिसकी वर्ष में 4 बैठक होती हैं। प्रतिभागी इसमें राष्ट्राध्यक्ष जो हैं प्रतिभागी होते हैं। दूसरी इसका संस्था होती है यूरोपियन संघ परिषद। यू में मंत्रिपरिषद का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो यूरोपियन संघ परिषद करती है। कानून का मसौदा तैयार करती है, विदेश नीति का निर्माण करती है। मुख्यालय इसका क्या है? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन संघ परिषद का ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। फिर तीसरी संस्था आती है यूरोपियन संसद। यूरोपियन यूनियन के सदस्य राष्ट्र से सीधे चुने गए प्रतिनिधि से मिलकर बनती है। कुल सदस्य है इसमें 751। यूरोपियन सदस्य जो है दूसरी सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी संसद है। पहली संसद जो है यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संसद है पहले स्थान पर है। उसके बाद में जो 751 सदस्य के साथ यूरोपियन संसद है, दूसरी सबसे बड़ी क्या है? संसद है। कानून का निर्माण करती है संसद। ये बजट का स्वीकृत करती है। यह संसद ब्रुसेल्स में स्थित है। इसकी 2 ब्रांचें भी है, एक स्ट्रासबर्ग में है जो फ्रांस में, और एक लक्समबर्ग में है। ठीक है। अब यूरोपियन संघ और भारत के साथ क्या गुटरबंदी है, क्या क्या बातें होती हैं इनके बीच में, इनको पढ़ेंगे अपन। यूरोपियन संघ और भारत और यूरोपियन संघ के कितने नेता हैं? 27 नेता है। अपन चूँकि अपन पढ़ा है 27 राष्ट्र है, अभी इसमें 28 थे पहले, अब 27 हुए, तो 27 नेता जो हैं भारत और यूरोप के 27 नेताओं के बीच में क्या हुआ? शिखर सम्मेलन हुआ वर्चुअल। कब हुआ? 8 मई 2021 को आयोजित हुआ। कब हुआ? 8 मई 2000। इसमें सम्मेलन के अंदर क्या क्या बातें तय हुई? मुक्त व्यापार समझौता FTA, फ्री ट्रेड समझौते की बहाली पर बात हुई है। 8 वर्षों के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन ने पुनः एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है। इन वार्ताओं को 2013 में निलंबित मतलब बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये दोनों पक्ष के टैरिफ में कटौती, पेटेंट संरक्षण, डेटा सुरक्षा और भारतीय पेशेवर के यूरोप में काम करने के अधिकार जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों पर अपने मतभेद थे, विफल हो गए थे। इस पर बात 2013 में बंद हो गई थी दोस्तों। उसके बाद में वापस अब स्टार्ट हुई। फिर बिलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ BIT की वार्ता हुई। द्विपक्षीय व्यापार संधि की बहाली। दोनों पक्ष एक स्टैंड अलोन निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतों पर समझौते के लिए बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं। कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, इसके अंतर्गत एक पार्टनरशिप का नाम आया कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, जिसमें डिजिटल ऊर्जा, परिवहन और लोगों के बीच कनेक्टिविटी साझेदारी शुरू की गई। फैक्ट समझते हैं। यूरोपियन यूनियन दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान है भारत के लिए। फिर यूरोपियन यूनियन के साथ 78 बिलियन यूरो से अधिक 2019 में निर्यात हुआ। यूरोपियन यूनियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से 2019 में 75 बिलियन यूरो के साथ भारत में एक अग्रणी निवेशक भी है। यूरोपियन निवेश बैंक ने 3.03 बिलियन यूरो का निवेश किया है। इस तरीके से ये फैक्ट हो गए।
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। आप इस क्लास को ज़रूर देखना, वापस रिपीट करना, और इस क्लास में कहीं कहीं मैंने अगर गलतियाँ की हैं तो दोस्तों मुझे माफ़ करना। और मैंने ये क्लास आपके लिए तैयार की हैं, आप इसको ज़रूर ज़रूर रिपीट देखना।